नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन, सौरभ शुक्ला हैं स्टूडियो में मेरे साथ और हम यहां पर बात कर रहे हैं कर्नाटक के विधानसभा नतीजों की, जो कि आज नतीजे आए उसमें कांग्रेस के लिए काफ़ी खुशी है नतीजे लेकर आए, क्योंकि कांग्रेस को यहां पर बहुमत जो है वो पूरी तरह से मिला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है और कांग्रेस पार्टी को 137 सीटें यहाँ पर मिली हैं। वहीं बीजेपी 65 सीटों पर सिमट गई है। जेडीएस उम्मीद कर रही थी कि वो चुनावी नतीजों में किंग मेकर जो है वो बनेगी नतीजों के बाद, लेकिन उसे सिर्फ 19 सीटें ही यहां पर मिली हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हार अपनी स्वीकार कर ली है और उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी इसके बाद सौंप दिया है। बसवराज बोम्मई ने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। हार के कई कारण हैं और हम उनकी समीक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नतीजों की समीक्षा कर लोकसभा चुनाव में फिर वापसी करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार गठन की कवायद शुरू कर दी। तो यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने ये कहा कि रविवार शाम 6 बजे बेंगलुरु के शंग्रीला होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, सीएम पद के दावेदार माने जा रहे डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को मिठाई भी खिलाई। तो कांग्रेस के लिए खुशी का मौका है इस लिहाज से भी, क्योंकि कर्नाटक में बड़ी जीत उनको मिली है और इस जीत के कई सारे मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं कि क्या आगे आने वाले चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिस तरह के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी कांग्रेस के लिए बड़ी खुशी लेकर आए हैं, क्योंकि 137 सीटें मिली हैं जो कि बहुमत के आंकड़े से भी काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि ये एक बड़ी जीत है और इससे पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बीजेपी हमें ताना मारती थी और कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। सच्चाई ये है कि अब भाजपा मुक्त दक्षिण भारत है। कांग्रेस पार्टी टोंट तोड़ो, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद हो गए ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ. प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, कौन कौन कितने है उनका सब यही, मोर देन 40 मिनिस्टर्स। और वहां देखो उसके ऊपर से चीफ मिनिस्टर आए, उधर से कोई आया उत्तर प्रदेश से, कोई आया दक्षिण भारत से, कोई आया दक्षिण भारत में तो नहीं है छोड़िए, तो उधर ईस्ट से आया, कोई वेस्ट से आया, कोई सेंट्रल से आया, सब लोग आए। लेकिन आखिरी में नतीजा क्या हुआ, जो हम चाहते थे, जो यहाँ कर्नाटक की जनता चाहती थी, वही नतीजा निकला और आज हम जो पार कर गए। We have won the battle. We have to win the war. That's why you all people should be united like this only. Then only we will win war. If you win the war, then country will be safe. Country will be safe. Otherwise, in one state we will be more powerful. But if you want the fair and democratic government everywhere, then we have to fight the bigger battle, bigger war in coming elections. प्रजातंत्र को बचाने का एक नया मंत्र इस देश में कर्नाटक ने आज दे दिया है। So this is not a victory that is restricted to Karnataka. It's a pathway to save democracy and save constitution across India. I don't want to use the word of our Prime Minister, who often speaks about Congress Mukt Bharat, but people of Karnataka have ensured that BJP Mukt South India has happened. सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है
वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। बीजेपी ने तो कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट जरूर किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी कर्नाटक की जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है। मैं मेहनती कार्यकर्ताओं और हमारे विजन में भरोसा जताने वालों का धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जनता की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी और सक्रिय रूप से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आवाज उठाती रहेगी। पीएम मोदी ने भी कर्नाटक की जीत पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया। जीत के बाद यहां पर आप देखिए कर्नाटक के दोनों दिग्गज नेताओं ने जो है क्या क्या कहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया है कि कांग्रेस की तरफ से प्रचार जो है वो जोर शोर से किया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उसमें नजर आए और ये जो दो बड़े नेता हैं इनकी दावेदारी को लेकर भी शुरुआत से ही ये सवाल जो है उठता रहा कि अगर सरकार यहां पर बनती है तो किसको आगे यहां पर किया जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। वोटों की गिनती होने से पहले ही दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में ढोल बजने लगे, फिर भांगड़ा भी हुआ। मगर कर्नाटक के नेता सतर्क थे। शुरुआती बढ़त के बावजूद सिद्धारमैया ने चुप्पी साधे रखी। जब बढ़त कुछ और पक्की हुई तो उन्होंने पहली बार मुस्कुराते हुए विक्ट्री चिन्ह बनाया। उधर डीके शिव कुमार अपनी बालकनी से हाथ हिलाते नजर आए। कुछ देर बाद शुरू हुआ बयानों का सिलसिला। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को जीत का श्रेय दिया। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. It's a big victory to Congress party. The people of Karnataka wanted a change. हालांकि इस जीत के पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था। एक तरफ जातिगत गोलबंदी कर उन्होंने बीजेपी का किला तोड़ा और दूसरी तरफ बजरंग दल पर पाबंदी की बात उठाकर अल्पसंख्यक वोटों को जेडीएस से छीना। इस जीत को उन्होंने 2024 का इशारा बताया। आज का चुनाव और आज का जीत ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। कांग्रेस के लिए बेशक ये जीत एक बड़ा बूस्टर है, लेकिन चुनौती अब कर्नाटक की एकता बनाए रखने की है। राहत की बात यही है कि ये जीत इतनी बड़ी है कि मध्य प्रदेश की तरह के भीतरघात या राजस्थान की तरह के टकराव का अंदेशा कम है।
तो इस जीत के बाद कई सारे मायने जो हैं वो इसके देखे जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई है, यहाँ पर ये साफ है, और इस जीत के बाद देश की राजनीति का नक्शा भी कुछ बदला है। लेकिन सौरभ, क्या इस जीत का असर आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है? ये अब सवाल यहाँ पर उठने लगा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव होगा, अगला चुनाव कर्नाटक में, और जिस तरीके से पिछली बार 28 में से 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो वो कोशिश रहेगी बीजेपी और प्रदर्शन अपना दोहराए। तो लोकसभा पर कितना असर रहेगा, आगे कैसे देखा जाएगा इस चुनाव रिजल्ट को, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में नतीजे आ रहे थे, तभी शिमला में प्रियंका गांधी पूजा कर रही थी। कर्नाटक में अगर किसी एक नेता ने सबसे ज्यादा पसीना बहाया तो वो प्रियंका गांधी रहीं। उन्होंने कर्नाटक में कुल 35 रैलियों और रोड शो में हिस्सा लिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी ज्यादा। राहुल ने उनके मुकाबले करीब आधी रैलियां की। लेकिन ये जीत कांग्रेस के नए नेतृत्व के समीकरण की जीत है। खरगे, प्रियंका और राहुल की तिकड़ी ने मिलकर इसे मुमकिन किया है कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। इस जीत के साथ देश का सियासी नक्शा कुछ बदला है। अब बीजेपी के पास कुल 9 राज्य, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा हैं, जबकि 6 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन में है। 4 राज्यों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अकेले कांग्रेस की सरकार है, और तमिलनाडु, बिहार, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन में है। इसके अलावा ओडिशा में बीजेडी, तेलंगाना में बीआरएस, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी और मिजोरम और केरल में लेफ्ट की सरकारें हैं। लेकिन राज्यों के इस नक्शे की शक्ल 2024 के चुनाव में क्या होगी? उत्साहित कांग्रेस इसे बीजेपी के पराभव की शुरुआत बता रही है। देखिए, ये तो कर्नाटक की जनता की जीत है, ये कर्नाटक के कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारी लीडरशिप की जीत है। तो मैं सेंट्रल लीडरशिप को भी बधाई देता हूं कि लगातार वहां समय भी दिए और मुद्दों को उठाया, जनता के मुद्दे को उठाया और जनता उनसे जुड़े भी। मगर इस उम्मीद की राह में कई सवाल हैं। राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? नीतीश और ममता का बीजेपी विरोधी मोर्चा कितना मजबूत हो पाता है? यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कैसे टूटेगा? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी टिका रहेगा या नहीं? बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी क्या बीजेपी को रोक पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह कौन? क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में अभी तक नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता कोई दूसरा नजर नहीं आता। उनकी अपील समीकरण बदलने वाली साबित हुई है। ठीक है कि हिमाचल में ये अपील नहीं चली और न राजस्थान में, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में फिर यही वोटर मोदी की ओर नहीं मुड़ेंगे? क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के वोटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं। लोग भले ही विधानसभा में कांग्रेस को वोट दें, लोकसभा के लिए उनकी पसंद के रूप में पीएम मोदी पहले नंबर पर हैं। कांग्रेस और विपक्ष को पीएम की इस छवि की भी काट खोजनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक चुनाव में नतीजों का अंदाज बहुत हद तक एनडीटीवी, लोकनीति, सीएसडीएस के सर्वे, पब्लिक ओपिनियन में लगाया जा चुका था। बिल्कुल, इस बार के चुनाव में कई सारे मुद्दे जो है वो चर्चा में रहे। अब आप ये देखिए कि नतीजे जो है वो सर्वे सटीक जो है वो बताता है किस तरह से नतीजे जो आए और किस नेता पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा जताया था, किन मुद्दों पर वोट डालने का मन बनाया था। ये रिपोर्ट आप देखिए। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग बराबर ही है,
लेकिन कुर्सी चली गई है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका बहुत हद तक अंदाजा एनडीटीवी लोकनीति CSDS के सर्वे पब्लिक ओपिनियन ने लगाया था। नमस्कार, पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है। तो ये नाम नहीं पढ़ा गया और लोगों ने स्वयं इतने परसेंट लोगों ने अलग अलग व्यक्तियों का नाम लिया, जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। 1 और 2 मई 2023 को प्रसारित पब्लिक ओपिनियन में हमने दिखाया था कि कैसे सर्वे में शामिल होने वाले 67% गरीब तबके के लोग चाहते हैं कि सरकार बदले। इसी तरह 58% निम्न मध्यम वर्ग, 52% मध्यम वर्ग और 49% अमीर चाहते हैं कि सरकार बदले। एनडीटीवी लोकनीति CSDS सर्वे से पता चला था कि कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में 61% लोग बोम्बई सरकार से नाखुश हैं। वहीं शहरी इलाकों में भी 50% लोग सरकार से खुश नहीं हैं। सर्वे में ये भी निकल कर आया था कि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया बतौर CM 40% लोगों की पहली पसंद है, जबकि सिर्फ 22% लोग बोम्बई को CM चाहते हैं। कर्नाटक के वोटर का मूड क्या है, इसका अंदाजा हमारे सर्वे में इस सवाल से भी लग रहा था। हमने पूछा था कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। सबसे ज्यादा 28% लोगों ने कहा था बेरोजगारी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था गरीबी। 25% लोगों ने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक की बोम्बई सरकार और केंद्र सरकार के काम से कितने लोग संतुष्ट हैं? हमारे सर्वे में सिर्फ 27% लोगों ने कहा था कि वो राज्य सरकार के काम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 36% लोगों ने कहा था कि कुछ हद तक संतुष्ट हैं। 13% लोगों ने कहा था कि कुछ हद तक असंतुष्ट हैं और 19% लोगों ने कहा था कि पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। हालांकि इसी सर्वे में ये सामने आया था कि 42% लोग केंद्र सरकार के काम से कुछ हद तक संतुष्ट हैं और 24% लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इस तरह से 66% लोग केंद्र के काम से नाखुश नहीं हैं। बता दें कि पब्लिक ओपिनियन एनडीटीवी का एक खास कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दों पर पब्लिक ओपिनियन को जानने की कोशिश करते हैं। इसी की पहली कड़ी था कर्नाटक चुनाव से पहले जनता का मूड जानने के लिए ये सर्वे। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से साफ है कि हमारा सर्वे सटीक था। तो आपने देखा सर्वे में जो अंदाजा था उससे मिलते जुलते ही नतीजे यहां पर आए और इस नतीजों के बाद जो बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदारी वहां पर मुख्यमंत्री की किसको मिलेगी। 2 नाम किसकी जो है बड़ी जिम्मेदारी यहां पर रही चुनाव में नतीजों की, तो उसमें एक नाम जो है सौरभ वो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनका गृह राज्य था ये और उस पर वो खरे उतरे भी हैं। बिल्कुल, देखिए, और इस समय देश में कोई दलित मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो काफी दिलचस्प होगा। 80 साल की उम्र में कांग्रेस के सबसे मुश्किल वक्त में उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और उनकी अध्यक्षता में कर्नाटक का चुनाव भी जीत गई है कांग्रेस। देखते हैं रिपोर्ट। अपने राज्य में कांग्रेस की शानदार जीत। ये विक्ट्री जनता जनार्दन विक्ट्री। मल्लिकार्जुन खड़गे के ताज में एक और नगीना, जिन्होंने पिछले साल ही कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। पिछले 25 साल में पहली बार गांधी परिवार के बाहर के किसी शख्स ने अध्यक्ष का पद संभाला है, और वो भी उस वक्त जब पार्टी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। एक अहम जीत जिसने इतने पुराने दल में नई जान भरी है, और वो भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों और अगले साल के लोकसभा चुनावों से पहले। कांग्रेस के इस बुजुर्ग नेता ने जब अध्यक्ष का पद संभाला तो राजनीति के जानकारों और उनके राजनीतिक विरोधियों ने कहा था कि वो गांधी परिवार के रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ बन पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अपने राज्य के चुनाव नतीजों से काफी कुछ बदल दिया है।
कांग्रेस की 2024 की रणनीति में कर्नाटक अहम है। यहां की जीत से विपक्षी एकता की कोशिशों में कांग्रेस का दम भी बढ़ेगा। कर्नाटक विधानसभा के लिए लगातार 9 बार चुने जाने का उनका रिकॉर्ड है। 2 बार लोकसभा के लिए भी वो चुने गए। सोलिलाडा सरदार कहा जाता है, यानी ऐसा योद्धा जो कभी नहीं हारा। कर्नाटक चुनावों में 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकदम आगे आकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने तकरीबन 50 चुनाव रैलियां की। अपने 2 सहयोगियों सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को साथ लाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के इस योद्धा ने एक अहम लड़ाई जीती है, लेकिन उनके सामने असली चुनौती कामयाबी की इसी पटकथा को 2024 में फिर लिखने की होगी, जब उनके सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी होगी। भले ही कर्नाटक में ताबिश बीजेपी को मायूसी हाथ लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए काफी कुछ रहा है और निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और आप कहिए एक तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की हो गई है, क्योंकि ये देखिए जो निकाय चुनाव थे उसके नतीजे जो आए उसमें बीजेपी के जबरदस्त प्रदर्शन ने बीजेपी को खुश होने का यहाँ पर मौका दे दिया है और बीजेपी ने यूपी नगर निगम की सभी 17 सीटें जो हैं वो जीत ली हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कर्नाटक में मायूस बीजेपी यूपी में बेहद खुश नजर आई। अमूमन तल्ख तेवर दिखाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराकर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से मिलने यूपी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के निकाय चुनावों में ताबड़तोड़ 50 रैलियां की थी। यूपी में चंगा है ना। नतीजा रहा कि बीजेपी ने नगर निगम में सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। बीजेपी ने नगर निगम के अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। नगर निगम में जहां बीजेपी ने 17 की 17 सीटें जीती, तो नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के 98 जीते, सपा के 39, बीएसपी के 18, कांग्रेस के 4 और अन्य के खाते में 40 गए। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो बीजेपी 193, समाजवादी पार्टी 88, बसपा 42, कांग्रेस 6 और निर्दलीय 177 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। वहीं विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव भी हुए। मिर्जापुर की 96 से भी बीजेपी जीती और रामपुर की स्वार सीट से भी बीजेपी ने बाजी मारी। दिलचस्प रहा कि बीजेपी के 7 मुस्लिम पार्षद उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर आए हैं। यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला। आम आदमी पार्टी के 9 चेयरमैन प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए। यूपी निकाय चुनावों के नतीजों पर सपा प्रमुख ने तो प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी की हार पर ट्वीट कर जरूर बीजेपी पर तंज कस दिया। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में भी कद और बढ़ गया है। दिलचस्प रहा कि मुस्लिम वोटों का जबरदस्त बंटवारा देखने को मिला, जो कि विधानसभा चुनाव में सपा को मिला था। क्या ये निकाय चुनाव के नतीजे और मुस्लिम वोटों में हुआ जबरदस्त बंटवारा लोकसभा के लिए सपा और कांग्रेस को साथ ला पाएंगे? दिल्ली में सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और लखनऊ में राजेश गुप्ता और विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो कर्नाटक में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खुश होने का मौका मिला तो थोड़ी खुशी आम आदमी पार्टी के लिए भी आई। पंजाब से यहां पर लोकसभा में एंट्री उनकी यहां से हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब के जालंधर में बड़ा उलटफेर करते हुए जालंधर लोकसभा सीट जीत ली है। 1999 से यह सीट लगातार कांग्रेस जीत रही थी। इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी का लोकसभा में खाता खुल गया है। देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की यह रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का लोकसभा में खाता खुला तो केजरीवाल ने यह उम्मीद जताई। आखिर आम आदमी पार्टी ने सबको चौंकाते हुए जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीत लिया और 24 साल पुराना कांग्रेस का किला ध्वस्त कर दिया। 1999 से ये सीट लगातार कांग्रेस जीत रही थी। आप उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस उम्मीदवार करमजीत कौर चौधरी को 58,691 वोटों से हराया। शिरोमणि अकाली दल तीसरे नंबर पर और बीजेपी चौथे नंबर पर रही। कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी के निधन से सीट खाली हुई थी। कांग्रेस ने दिवंगत सांसद की पत्नी को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति लहर की उम्मीद की, लेकिन आप भारी पड़ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का घर होते हुए भी बीते साल संगरूर जैसी सीट बेहद मजबूत स्थिति में भी आम आदमी पार्टी हार गई थी, लेकिन जालंधर में कमजोर आंके जाने के बाद भी पार्टी सीट जीत गई। एक ही फैक्टर था, वो था काम। पिछले एक साल के अंदर मान साहब के नेतृत्व में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो काम अपने आप में बोलता है। हर क्षेत्र के अंदर बिजली फ्री हो गई, बिजली के पावर कट लगने बंद हो गए। कोई सोच नहीं सकता था पहले 7-7, 8-8 घंटे के साल भर पहले पंजाब में पावर कट लगते थे, अब पावर कट नहीं लगते पंजाब के अंदर। बिजली ठीक हो गई, अब मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कहते थे इनसे संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है इनसे संभलेगा नहीं, अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेबल हो गया वहां पे। हर इलेक्शन का सिनेरियो अलग अलग होता है, तो संगरूर में जो लोगों ने फैसला किया वो भी हम सर माथे पे लिया। वहां क्या कमियां रहीं, क्या हम नहीं कर पाए, उनसे सीखा, तो आज हम उन कमियों को दूर करके जालंधर में कामयाब हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत अहम था। लोकसभा में पार्टी का खाता खोलना था। पंजाब में सरकार बनते ही संगरूर सीट हारने से पैदा हुई नकारात्मकता को दूर करना था। 14 महीने में पंजाब में आप सरकार की गवर्नेंस कैसी रही, इसका सकारात्मक संदेश देना था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी के एपिसोड के बाद जनता में क्या संदेश था, यह देखना और दिखाना था। आप सरकार के मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और गिरफ्तारी के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना था। इसलिए आम आदमी पार्टी ने संगरूर की गलतियों से सीखा। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 8 दिन जालंधर में डेरा डाले रहे। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी 3 दिन जालंधर में रोड शो किया। तब जाकर जालंधर की जनता ने आम आदमी पार्टी को उम्मीद की किरण दिखाई। हर चुनाव अपने आप में अलग होता है, हर चुनाव कुछ ना कुछ कहता और संदेश देता है। अगर आम आदमी पार्टी जालंधर लोकसभा चुनाव हार जाती तो विपक्ष आम आदमी पार्टी को यह कह के घेरता कि लगातार 2 उपचुनाव हारने का मतलब यह है कि भले ही बीते साल आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में अपनी सरकार बनाई हो, लेकिन जनता उसके बाद से उनको नकार रही है। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीत गई है, तो आम आदमी पार्टी इसको ये कह के प्रचारित करेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पर ये जनता की मोहर है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे सचिन पायलट की निजी यात्रा करार दिया है। और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि उनकी टाइमिंग गलत है। सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात की हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह ने।
कांग्रेस आज कर्नाटक की जीत की खुशी मना रही है और हमारे साथ रंधावा जी हैं। रंधावा जी राजस्थान के प्रभारी भी हैं। आपको तो पहले मुबारक हो कि आप लोगों ने मिलजुल कर कर्नाटक जीता है। बिल्कुल, कांग्रेस के ने जैसे वहाँ एकजुट होकर इलेक्शन लड़ी है, मैं सभी कर्नाटका और वहाँ के लीडर्स और राहुल जी को और खड़गे जी को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने एकजुट होकर कांग्रेस को करके और एक अच्छा लीडरशिप देकर वहाँ जो जीत आई, और एक बहुत बड़ी जीत है 135 या 37 तक पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर साहब का वहाँ जाकर ऐसी स्पीचें करना, पर्सनल अटैक करने, राहुल जी को पार्लियामेंट से निकालना, वो जो सभी बातें लोगों ने उनका जवाब इनको दे दिया। देखिए, सारे फैक्टर इसलिए आप काट पाए क्योंकि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी, वहाँ कोई खेमेबाजी नहीं थी। आने वाले वक्त में 3 अहम राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप राजस्थान के प्रभारी हैं, वहाँ पे जिस तरह की गुटबंदी है, वैसे में आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी एक मिलजुल कर अप्रोच करने की जरूरत है क्योंकि चुनाव करीब है? पहले तो हिमाचल प्रदेश में एकजुट होकर कांग्रेस लड़ी, एक फेस दिया, उसके बाद कर्नाटका ने दिया, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक फेस ही इलेक्शन लड़ी जाएगी, डबल फेस नहीं आएगी। लेकिन कैसे होगा जब एक तरफ अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ कहते हैं, बदले में सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कुछ कहते हैं, वो अलग एक यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को आप कांग्रेस की यात्रा मान रहे हैं? मैं दोनों की अगर देखो, कहते हैं कि अशोक गहलोत जी बहुत पुराने लीडर हैं और उनके दिल दिमाग में कांग्रेस है, और मेरे ख्याल के सबसे जो जितने AICC में जहाँ हम नीचे हैं, हम सबसे ज़्यादा इनका तजुर्बा है जी। और जो सचिन जी की यात्रा है वो उनकी निजी यात्रा है, और उनको जो टाइमिंग है, मेरे ख्याल टाइमिंग के टाइम में वो थोड़ा गलत हो जाते हैं। अब जब वोटिंग थी उसके पहले जहाँ थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए था, हमें सबसे पहले अपने पर्सनल जो ग्रज हैं उनको छोड़कर कांग्रेस की और कांग्रेस की बात करनी चाहिए और कांग्रेस को आगे लेकर आना चाहिए। हमारे पास जो जैसे मैं डिप्टी CM रहा हूँ जी, तो आज कांग्रेस को अगर ज़रूरत है तो हमें लोड़ है हमारी जी। वो आपका युवा चेहरा, आपकी पार्टी का युवा चेहरा है क्या? लेकिन क्या जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है या यात्रा उन्होंने निकाली है, क्या किसी तरह की कार्रवाई अनुशासनात्मक थोड़े से एग्रेसिव होते हैं जी। एम्बिशियस तो सभी को होना चाहिए पर ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। पार्टी में बहुत टाइम पड़ा है और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो बीजेपी नहीं है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो लॉयल रहता है, उसको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल उसके सोचने से ज़्यादा कांग्रेस उसको दे देती है। लेकिन सचिन की तरफ से दलील ये दी जाती है कि प्रोवोकेशन होता है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसके बाद उनकी तरफ से जवाब आता है। ये कंसीडर आप करेंगे या नहीं? मैं भी नहीं गया वहाँ, उसके बाद जाकर देखेंगे कि प्रोवोक किसने किया और कैसे कैसे प्रोवोकेशन हुई। जो पहले की बातें जो मेरे आने से पहले की हैं उनको मैं नहीं उठाना चाहता जी। तो अगर उनको उठाऊंगा तो मेरे ख्याल बहुत कुछ आगे निकलेगा। वो नहीं। आखिरी सवाल की मेल जोल की बात करेंगे जब आप बैठेंगे या फिर आप अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई की बात करेंगे सचिन के खिलाफ? अगर आप पंजाब से पूछेंगे और किसी से भी पूछ लेना, मैं बता रहा हूँ मेरे फादर और सचिन के फादर बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों की बहुत ज़्यादा थी, मेरे फैमिली रिलेशन है। तो मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको पहले भी कई बार टेलीफोन पर कहा, अब भी कहूँगा, साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो ये रंधावा जी जो बता रहे हैं कि राजस्थान में ये सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस स्तर की लड़ाई वहाँ पे छिड़ी हुई है, देखना है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और मशहूर अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की आज दिल्ली में सगाई हो गई। दिल्ली के कपूरथला हाउस में ये सगाई समारोह हुआ। ताबिश, बिल्कुल तस्वीरें भी इसके सामने आई जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और सोशल मीडिया पर तो उसका काफ़ी वक्त से इंतजार जो है वो था, जब से ये दोनों साथ में जो है नजर आए थे। और इस मौके पर आप देखिए अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पी चिदम्बरम समेत राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री की कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई। सगाई के बाद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने सगाई की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। और इस दौरान दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी ये खूबसूरत जोड़ी बनी रहे।
दिल्ली के कपूरथला हाउस से अरुण सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। तो आखिरकार एक लंबे दिन का अंत आ गया, अंदर पार्टी के लिए नहीं लेकिन मीडिया के लिए जरूर, क्योंकि हमने देखा राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को बाहर आते हुए, पेपराजी को ग्रीट करते हुए, और उसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी कुछ खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो उनके फैंस के लिए डाल दी हैं। तो एक बढ़िया अंत इस दिन का जरूर हो सकता है, लेकिन पंजाबी फंक्शन है तो बहुत जल्दी खत्म होगा नहीं। तो इस वक्त भी जो म्यूजिक है वो यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के मान सिंह रोड पर है, कपूरथला हाउस के बाहर से आपसे बातचीत कर रहे हैं, और यहीं पर एंगेजमेंट हुई है इन दोनों की। राघव चड्ढा के लिए एक एक्स्ट्रा खुशी का मौका आज ये रहा कि जलंधर के जो बायपोल्स है वो आम आदमी पार्टी के हित में रहे, यानी वो आम आदमी पार्टी ने जीता। तो एक खुशी वो है, और दूसरी इनके पर्सनल मैटर्स की जब हम बात करते हैं तो एंगेजमेंट। अब देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल गेस्ट थे, जैसे पी चिदम्बरम आए, अभिषेक मनु सिंघवी आए, डेरेक ओब्रायन आए, और संजय सिंह आए। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, और पंजाब के सीएम भगवंत मान। उधर अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मनीष मल्होत्रा थे, और प्रियंका चोपड़ा आए बाद में, जब वो एग्जिट कर रही थी तो एग्जिट से पहले उन्होंने यहाँ पर पेपराजी के लिए पोज भी किया। तो एक बढ़िया दिन रहा इनके लिए पर्सनल फ्रंट पर, मीडिया के लिए, क्योंकि खूबसूरत तस्वीरें आई और अच्छे तरीके से बाहर आकर इन दोनों ने ग्रीट किया। और पॉलिटिकल फ्रंट पर भी आई एम श्योर राघव की जो पार्टी है वो बेहद खुश है और खुशियां मना रही है। राघव ने आज एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी जलंधर, और साथ में हार्ट, और ट्वीट किया कि मेरा जो नानका जो सिटी है उन्होंने प्यार दिया है, तो उसका उन्होंने शुक्रिया वहाँ पर अदा किया। तो एक बेहतरीन दिन, और इसी के साथ फिलहाल मैं भी आपसे इजाज़त लेता हूँ। कैमरा पर्सन पूजा आर्य के साथ अरुण सिंह, NDTV इंडिया के लिए।